नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य बीएड सेकंड सेमेस्टर के विषय जेंडर, विद्यालय और समाज प्रकरण जेंडर का अर्थ आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जेंडर का अर्थ। जेंडर के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसे व्याकरण की दृष्टि से लिंग विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है। विविध अर्थों में इसको पैदा करने, जनन करने आदि से जोड़ा जाता है। जेंडर शब्द स्त्री पुरुष की विविध गतिविधियों से संबंधित होता है। व्यापक रूप से इसका अर्थ लिंग संबंधी विविध तथ्यों को स्पष्ट करने से होता है, जैसे स्त्री पुरुष में असमानता के कारण उभयलिंगी व्यक्तियों को समाज में अधिकारों की प्राप्ति न होना, समाज में लिंग भेद का समापन न होना, समाज में लिंग भेद की स्थिति बने रहना आदि। इन सभी तथ्यों के बारे में विचार करने की प्रक्रिया जेंडर से ही प्रारंभ होती है। जेंडर एक और स्त्री पुरुष की सृजन में भूमिका को स्पष्ट करता है तो दूसरी ओर समाज में उनकी भिन्नात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। व्यापक अर्थ में इसका संबंध उन सभी गतिविधियों से है जो कि समाज में स्त्री पुरुष की असमानता को प्रस्तुत करती है, चाहे वह असमानता समाज में हो अथवा शिक्षा में। विविध विद्वानों एवं संस्थाओं ने भी जेंडर शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष की भिन्नता के संदर्भ में किया है। जेंडर के अर्थ के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रोफेसर एस दुबे के शब्दों में जेंडर का आशय लिंग वर्गीकरण या विभाजन की उस स्थिति की ओर संकेत है जिसमें स्त्री पुरुष की असमानता को सामाजिक, जैविक, श्रम एवं धार्मिक आधार पर व्यक्त किया जाता है। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार जेंडर लैंगिक विभाजन को व्यक्त करने की प्रक्रिया है जिसको सामाजिक, जैविक एवं अन्य विविध आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है तथा विविध आधारों पर ही कार्य एवं व्यवहार में भी अंतर किया जाता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि जेंडर शब्द का अर्थ मात्र लैंगिक अंतर के लिए किया जाता है। यह अंतर प्रत्येक दृष्टि से जैविक एवं सामाजिक आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है। हमारे प्राचीन भारतीय समाज से लेकर वर्तमान समाज तक यह अंतर बना हुआ है। अतः जेंडर लैंगिक विभाजन है जो कि विविध रूपों में स्त्री पुरुष के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रयास करता है। जेंडर के शारीरिक प्रतिमान। बालक और बालिकाओं में व्यक्तित्व एवं सामाजिकरण दोनों में ही पर्याप्त अंतर पाया जाता है। बालक एवं बालिकाओं में विषमलिंगी आकर्षण होता है। सामान्य रूप से बालिकाएं अपने पिता को प्रेम करती है तथा बालक अपनी माता से प्रेम करते हैं। बालकों में बहिर्मुखी प्रतिभाओं का विकास अधिक पाया जाता है। बालक अपने समूह का मुखिया बनने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं तथा सामाजिक कार्यों के प्रति अधिक तत्पर रहते हैं। बालिकाएं स्वभाव से ही लज्जालु स्वभाव की होती है तथा सामाजिक कार्यों में संकोच करती है तथा इसके उपरांत वह सामाजिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से भाग लेती है। शारीरिक विकास की भिन्नता के कारण ही बालक एवं बालिकाओं के व्यक्तित्व में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर पाया जाता है जो कि अनेक प्रकार की लैंगिक विषमताओं एवं ग्रंथियों के कारण होता है। शारीरिक विकास के प्रतिमानों के आधार पर बालक एवं बालिकाओं के विकास एवं अभिवृद्धि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह अंतर लिंग विभेद के कारण पाया जाता है। बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास के नियम एवं प्रतिमान भिन्न भिन्न होते हैं। प्रतिमानों की भिन्नता के कारण ही शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक विकास में भिन्नता को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जैसे 5 वर्ष की आयु में बालिका की लंबाई 101.4 सेंटीमीटर तथा बालक की लंबाई 102.1 सेंटीमीटर सामान्य रूप से पाई जाती है। बालकों एवं बालिकाओं के भार में भी सामान्य रूप से अंतर पाया जाता है। जैसे 5 वर्ष की बालिका का वजन 14.5 किलो और बालक का वजन 14.8 किलोग्राम सामान्यतः पाया जाता है। शारीरिक दृष्टि से बालिकाएं कठिन कार्य को करने में कम सक्षम पाई जाती, जबकि बालक कठिन कार्यों को करने में अधिक सक्षम पाए जाते हैं। बालकों में गामक योग्यता का विकास तीव्र गति से होता है,
जबकि बालिकाओं में गामक योग्यता का विकास बालकों की तुलना में मंद गति से होता है। बालिकाओं में गामक योग्यता का विकास 14 वर्ष की उम्र तक होता है, जबकि बालकों में गामक योग्यता का विकास 17 वर्ष की आयु तक चलता है। बालिकाएं उन मिश्रित कार्यों को करने में आगे निकल जाती हैं जिसमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे टुकड़ों से वस्त्र निर्माण में बालिकाएं अधिक तीव्रता प्रदर्शित करती है। यह सर्वेक्षण सामान्य बालक एवं बालिकाओं के आधार पर किया गया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बालक बालिकाओं की लंबाई एवं वजन में इनके परिणामों में अंतर भी पाया जाता है। एक प्रयोग के अनुसार बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से पाया गया। बालक एवं बालिकाओं में एक ही आयु वर्ग के अध्ययन में पाया गया कि बालिकाएं शारीरिक रूप से अधिक भारी एवं लंबी होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास पर वातावरणीय कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जेंडर की परिभाषा। अब जेंडर की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। जैसे बालक या बालिका बनने के अर्थ एवं अनुभव के बारे में विविध क्षेत्रों समूहों में पृथक पृथक रूप से जेंडर की परिभाषा के रूप में की जा सकती है। जेंडर की परिभाषा व्याकरण में मात्र स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के विभाजन से संबंधित है, जबकि शिक्षा में जेंडर की अवधारणा बालक एवं बालिका के अनुभवों एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से बालक एवं बालिकाओं के कार्य विभाजन से संबंधित होती है। जब शिक्षित समाज में जेंडर का अर्थ नारी और पुरुष के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित हो जाता है, तो अशिक्षित समाज में इसका उपयोग मात्र नारी पुरुष के शक्ति परीक्षण के रूप में होता है। लिंग संबंधी परिभाषा पर विचार किया जाए तो इसका स्वरूप विविध क्षेत्र में विविध रूपों में देखा जा सकता है। बालक बालिका बनने के अर्थ एवं अनुभव के रूप में जेंडर की इन परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे सामाजिक समूह में जेंडर। सामाजिक समूह से आशय विविध प्रकार की सामाजिक संस्थाओं एवं तथ्यों से है, जिनके माध्यम से समूह का निर्माण संभव होता है। विविध प्रकार के सामाजिक समूहों को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। परिवार में जेंडर की परिभाषा। पारिवारिक दृष्टि से जेंडर का अभिप्राय परिवार में स्त्री पुरुषों के मध्य कार्य, शक्ति एवं कर्तव्यों के विभाजन से होता है। एक परिवार में माता का कर्तव्य रसोई घर में भोजन निर्माण की व्यवस्था है, तो पिता का कर्तव्य धन कमाने की व्यवस्था करना होता है। भाई का कर्तव्य अपनी बहनों को प्यार करना होता है। बहन का कर्तव्य अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना होता है। इस प्रकार परिवार के आधार पर जेंडर स्त्री एवं पुरुष वर्ग के दायित्वों एवं अधिकारों का विभाजन करता है। समाज में जेंडर की परिभाषा। समाज में जेंडर स्त्री पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है एवं स्त्री पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित है। जेंडर का सामाजिक व्यवस्था में मात्र यही कार्य है कि वह विविध प्रकार की सामाजिक परंपराओं की व्याख्या स्त्री पुरुष के संदर्भ में करता है। जैसे स्त्री को सदैव पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उसके सुख का ध्यान रखना चाहिए। पुरुष को धन कमाकर अपनी स्त्री का भरण पोषण करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के समस्त कर्तव्य, अधिकार एवं व्यवहार को स्त्री पुरुष के मध्य वर्गीकृत करना ही जेंडर का प्रमुख उद्देश्य, अभिप्राय एवं कार्य माना जाता है। सांस्कृतिक समूह में जेंडर। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक सांस्कृतिक गतिविधियों में स्त्री एवं पुरुष की भूमिका को निश्चित किया गया है। जैसे नृत्य पर एकाधिकार स्त्रियों का माना जाता है तथा नृत्य संबंधी कार्यक्रमों में स्त्रियों को भाग लेने का अवसर दिया जाता है। वर्तमान में पुरुष वर्ग भी इसमें अपनी सहभागिता का प्रदर्शन करता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के लिए पृथक पृथक गतिविधियों को निर्धारित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों की जो भूमिका है उसको सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। शिक्षित समाज में जेंडर का अभिप्राय स्त्री पुरुष की समानता के संदर्भ में होता है। इस प्रकार के समाज में सदैव स्त्री अपने वर्चस्व के प्रति सजग रहती है तथा अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करती है। पुरुष वर्ग भी उसके आधिपत्य को स्वीकार करते हुए उसको अपने समकक्ष रखने का प्रयास करता है। यह व्याख्या स्त्री पुरुष के मध्य असमानता की स्थिति के समापन के क्रम में चलती है। जैसे शिक्षित समाज में पुरुष वर्ग भी रसोई में कार्य करता है तथा स्त्री वर्ग योग्यता के आधार पर नौकरी करती है। इस प्रकार शिक्षित समाज में जेंडर का अर्थ किसी कार्य के विभाजन से न होकर सुविधाजनक एवं सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था से होता है। अशिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। अशिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा स्त्री पुरुष विभाजन से होती है।
जिसमें उनके परंपरागत कार्यों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को स्थान दिया जाता है। जैसे स्त्री का पति मरने के बाद उसको दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता, जबकि पुरुष को दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है। इस प्रकार के दायित्वों एवं परंपराओं का विभाजन स्त्री पुरुष के मध्य परंपरागत रूढ़िवादी एवं असमानता के संदर्भ में होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अशिक्षित समाज में जेंडर का आशय स्त्री पुरुष के मध्य रूढ़िवादी दायित्व के विभाजन से होता है, जिसमें पुरुष वर्ग का शक्तिकरण तथा नारी वर्ग का निर्बलीकरण प्रदर्शित होता है। स्वयं सेवी सामाजिक समूह में जेंडर की परिभाषा। विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं स्त्री पुरुष की समानता की बातें करती है। वही स्त्री के प्रति होने वाले सभी अपराधों को रोकने के लिए स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं विविध प्रकार के आंदोलन चलाती है। समय समय पर नारी सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा करती है। इस प्रकार स्वयंसेवी सामाजिक समूह में जेंडर का आशय उन सभी गतिविधियों, क्रियाओं, नीतियों एवं सिद्धांतों से होता है जो नारी की स्थिति को सुधारते हैं तथा उसको पुरुष वर्ग के समकक्ष लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये स्वयंसेवी संस्थाएं लैंगिक विभेद को समाप्त कर आदर्श समाज की स्थापना करती है। फिर है जातिगत समूह में जेंडर की परिभाषा। भारतीय समाज में विविध प्रकार की जातियां विविध कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इन जातियों में जेंडर का आशय स्त्री पुरुष के विभेद पर आधारित होता है, जिसमें भी स्त्री एवं पुरुष के मध्य परंपराओं एवं अधिकारों का वर्णन होता है। जैसे राजपूतों की स्त्रियां जोहर करती थी तथा अपने पति के शव के साथ सती होने वाली राजपूत स्त्री को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार के अनेक जातिगत समूह में स्त्री पुरुष संबंधों का परंपरागत एवं आधुनिक रूप देखने को मिलता है। जहाँ स्त्रियां शिक्षित होती है वहां जेंडर का अर्थ समानता के लिए कार्य करने से होता है। धर्मगत समूह में जेंडर की परिभाषा। धर्म संबंधी समूह में जेंडर की परिभाषा में स्त्री पुरुष के दायित्व के विभाजन में असमानता की स्थिति देखी जाती है। अनेक स्थानों पर नारी को महान स्थिति प्रदान की गई है तो उनके स्थानों पर पुरुष को महान स्थिति प्रदान की गई है अनेक स्थानों पर। परिणाम स्वरूप धर्मगत समूह में पुरुष वर्ग की स्थिति सशक्त होती है। धर्मगत समूह में स्त्री को दायित्वों का भार सर्वाधिक रूप से प्रदान किया गया है। अतः धर्मगत समूह में जेंडर का आशय स्त्री एवं पुरुष के मध्य आदर्शवादी एवं धार्मिक परंपराओं के विभाजन से है, जिनके परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष के मध्य व्यवहारिक एवं दायित्व के रूप में विभेद दृष्टिगोचर होता है तथा पुरुष वर्ग की प्रधानता बनी रहती है। फिर है विविध क्षेत्रों में जेंडर। विविध क्षेत्रों में भी जेंडर की परिभाषा विविध रूपों में दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि जेंडर के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र की व्याख्या होती है तथा लैंगिक विभेद की समस्या का समाधान संभव होता है। विविध क्षेत्रों में जेंडर की परिभाषा को हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर का आशय मात्र छात्र छात्रा के विभाजन से नहीं है, वरन छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। शैक्षिक क्षेत्र में सहशिक्षा की अवधारणा जेंडर विभेद को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है। विषयगत चुनाव में भी छात्रों के लिए कृषि विज्ञान की व्यवस्था करना तथा छात्राओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था करना दोनों पक्षों की संतुष्टि का उपाय है। इसके साथ छात्र एवं छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनका चहुमुखी विकास किया जाता है। व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। वर्तमान समय में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में स्त्री एवं पुरुष समान रूप से कार्य करते हैं। यह जेंडर का आशय स्त्री पुरुष के मध्य समानता एवं विभेद रहित कार्य व्यवहार से होता है। जैसे एक पुरुष लिपिक को एक महिला लिपिक से अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। इस प्रकार व्यवसायिक क्षेत्रों में अभ्यर्थियों का चयन भी समानता एवं विभेद रहित व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर का अभिप्राय उन विसंगतियों का पता लगाना है जो कि लैंगिक विभेद उत्पन्न करती है तथा स्त्री और पुरुष की असमानता को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर जो है लैंगिक विभेद को दूर करने से संबंधित होता है। धार्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। धार्मिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष की गतिविधियों में पूर्णतः असमानता पाई जाती है। नारी धर्म एवं पुरुष धर्म दोनों ही पृथक पृथक रूप से परिभाषित किए जाते हैं। उन दोनों के लिए विविध प्रकार की धार्मिक परंपराओं का निर्माण किया जाता है। ये परंपराएं पुरुष को उसके प्रभाव एवं पुरुषत्व का ज्ञान कराती है और स्त्री को उसके स्त्रीत्व और प्रभावहीनता का ज्ञान कराती है। सामाजिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा।
सामाजिक क्षेत्र में जेंडर का अर्थ लैंगिक विभेद से संबंधित होता है। इसमें स्त्री एवं पुरुष के मध्य अंतर स्थापित किया जाता है। इसमें पुरुष वर्ग के लिए अधिकारों का वर्णन किया जाता है तथा स्त्री के सीमित क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में जेंडर के विविध रूप देखे जाते हैं। कहीं स्त्री पुरुष की असमानता को प्रदर्शित करते हुए लैंगिक विभेद देखा जाता है, तो कहीं पर स्त्री पुरुष की समानता को प्रदर्शित किया जाता है। फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष दोनों को ही ईश्वर का अंश माना गया है, इसलिए स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। ईश्वर की दृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों ही समान है, अतः उनका समाज में स्थान भी समान होना चाहिए। ठीक है। नैतिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। नैतिक क्षेत्र में भी लैंगिक विभेद को अस्वीकार किया गया है। पुरुष एवं स्त्री वर्ग के अधिकारों को पृथक रूप से तो परिभाषित किया गया, परंतु स्त्री के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय की अनुमति नैतिकता के आधार पर नहीं दी जाती है। मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट न पहुंचाना नैतिक समाज का प्रमुख सिद्धांत है। इस स्थिति में कोई पुरुष जो कि नैतिक समाज से संबंधित है, स्त्री को कष्ट नहीं दे सकता है। ठीक है। कर्म क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। कर्म क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों को विविध अधिकार दिए जाते हैं। प्राचीन समय में महिलाओं के कार्य क्षेत्र को विभाजित कर दिया गया था। पुरुष वर्ग को कठिन कार्य दिए जाते थे तथा महिलाओं को सरल कार्य दिए जाते थे। इस आधार पर उनके महत्व में भी अंतर था। वर्तमान समय में दोनों ही वर्गों को समान कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं तथा समान पारिश्रमिक दिया जाता है। फिर है में जेंडर की परिभाषा। इसी पुरुष की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक विविध समयों में जेंडर का स्वरूप विविध रूपों में देखा गया है। जैसे वैदिक काल में जेंडर की परिभाषा। वैदिक काल में स्त्री पुरुष विभेद की स्थिति देखी जाती थी, परंतु स्त्री के प्रति सम्मान का भाव देखा जाता था। उसके प्रति किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के प्रमाण नहीं मिलते, है ना। जैसे वैदिक काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की स्थिति देखी जाती थी। इसलिए वैदिक काल में जेंडर मात्र स्त्री और पुरुष का विभाजन था। स्त्रियों को अपने भाव एवं विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बौद्ध काल में जेंडर की परिभाषा। बौद्ध काल में स्त्री पुरुष दोनों में लैंगिक विभेद देखा जाता था, परंतु अधिकार, समानता, स्वतंत्रता एवं आत्मसंतोष की दृष्टि से यह काल उपयुक्त माना जाता था। बौद्ध काल में धर्म के रूप में सत्य एवं अहिंसा का वातावरण था, इसलिए स्त्रियों के प्रति अन्याय की स्थिति नहीं थी, वरन स्त्रियों को पुरुषों की भांति समान अधिकार प्राप्त थे। मध्यकाल में जेंडर की परिभाषा। मध्यकाल में जेंडर को स्त्री और पुरुष में विभेदात्मक स्थिति के रूप में देखा जाता था। स्त्री एवं पुरुष के मध्य अधिकारों का विभाजन असमान था। स्त्री को भोग विलास की वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता था। उसके साथ अनेक प्रकार के अन्याय किए जाते थे। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा के नाम पर स्त्रियों को घर के अंदर रहने दिया जाता था। उसके विचार प्रकट करने की, व्यवसायिक कर्म करने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश काल में जेंडर की परिभाषा। ब्रिटिश काल में जेंडर का अर्थ स्त्री पुरुष विभाजन से था, परंतु स्त्रियों के सुधार के लिए भी इस काल को जाना जाता है। मध्यकाल की स्त्रियों से संबंधित दशा को सुधारने का कार्य इस काल में संपन्न हुआ। ब्रिटिश प्रशासक स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों के पक्ष में थे। कुछ समाज सुधारकों ने जब इस कार्य को संपन्न किया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका समर्थन किया गया। इस प्रकार ब्रिटिश काल को स्त्री पुरुष समानता की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया और महिलाओं को जागरूक बनाने के उपाय किए गए। स्वतंत्रता के बाद जेंडर की परिभाषा। स्वतंत्रता के बाद स्त्रियों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार होता गया। वर्तमान समय में जेंडर का कार्य स्त्री पुरुष की संरचनात्मक स्थिति ज्ञान करने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर स्त्रियों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जा सके। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के नामांकन की स्थिति को देखकर यह ज्ञात किया जाता है कि कितनी बालिकाएं अभी विद्यालय सुविधा या विद्यालय नामांकन से वंचित है। इस प्रकार की स्थिति में जेंडर मात्र संरचनात्मक दृष्टि से उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर विकासात्मक संतुलन, स्त्रियों की आरक्षण स्थिति एवं स्त्रियों को सर्वोत्तम सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। अब उपरोक्त विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विविध क्षेत्रों, समूहों तथा कालों में जेंडर का अर्थ स्त्री पुरुष विभाजन के लिए किया जाता रहा है, परंतु उसके आधार पर संपन्न होने वाली क्रियाओं, गतिविधियों, उद्देश्यों और लक्ष्य में व्यापक अंतर पाया जाता है। वर्तमान समय में जो लिंग संबंधी जो वर्गीकरण है, इसका उद्देश्य विकास योजनाओं से संबंधित होता है। तो वैदिक काल में मात्र स्त्री पुरुषों की संख्या से था। तो हमने
जो जेंडर का अर्थ है उसको विस्तृत रूप से पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ कि इस कक्षा से आप लाभान्वित हुए होंगे। आपको ये कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।